अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। देखते हैं कि हम लेक्चर नंबर 4 में कौन सा टॉपिक क्लियर करेंगे। टॉपिक का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिखने का फॉर्मेट, किसी भी चीज़ का खाका। तो सी प्रोग्राम्स को लिखने का भी एक फॉर्मेट है, उसे उसका स्ट्रक्चर कहा जाता है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब ये है कि उसमें आसानी से चेंजिंग्स की जा सकती हैं, जिसकी वजह से ये लैंग्वेज काफ़ी पावरफुल है। हमने पहले भी ये बात पढ़ी थी कि पावरफुल लैंग्वेज है। इसकी वजह यही है कि एक तो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा की जाती है, इसमें मॉडिफिकेशंस बहुत आसानी से की जा सकती हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। आप इसके फॉर्मेट में आसानी से चेंजिंग्स कर सकते हैं। अब हम अपने असल पॉइंट की तरफ आते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या और इसमें कितने पार्ट्स हैं। तो इसके 3 पार्ट्स हैं: प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी। इनको हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। प्रोग्राम बॉडी के आगे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सी स्टेटमेंट्स। असल में प्रोग्राम बॉडी ही वो एरिया होता है जहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी स्टेटमेंट्स। लेकिन 3 बातें आपने याद रखनी है कि बेसिक स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स हैं: प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये जो इंक्लूड का लफ्ज़ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव असल में है क्या। इसका लफ्ज़ी मतलब हम देख लेते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, प्रोसेसर का मतलब होता है प्रोसेस करने वाला, और डायरेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्शंस देना किसी चीज़ को। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब है असल प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले डायरेक्शंस देना, क्योंकि असल प्रोसेसिंग तो स्टार्ट होगी बॉडी में जहाँ पर हमने अपनी स्टेटमेंट्स लिखी हुई, लेकिन वो असल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले भी कंपाइलर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है? इंक्लूड। इंक्लूड इज़ आ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो असल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देता है। और वो क्या इंस्ट्रक्शंस देता है वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन वो एरिया है जहाँ पर प्रोग्राम की असल एग्जीक्यूशन होती है। उसके बाद है प्रोग्राम बॉडी। प्रोग्राम बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, जिन स्टेटमेंट्स को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी कि आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। इन तीनों पॉइंट्स को अब हम डिटेल में भी देखेंगे कि एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है, इनका मकसद है क्या। सबसे पहला पॉइंट देखें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स असल में है क्या। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। देखें वही डेफिनेशन जो मैंने आपको भी बताई है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक इंस्ट्रक्शन है जो कि कंपाइलर को दी जाती है असल प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। दूसरा पॉइंट देखें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नॉन एज प्री प्रोसेसर। अब ये डायरेक्शंस देता कौन है? ये प्री प्रोसेसर देता है। देखें जैसे हमने कल देखा था कि लिंकिंग कौन करता है? लिंकर। लोडिंग कौन करता है? लोडर। तो प्री प्रोसेसिंग कौन करता है? प्री प्रोसेसर करता है। और ये प्री प्रोसेसर भी सी कंपाइलर का हिस्सा होता है। तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सी कंपाइलर। चौथे नंबर पे देखें, द सेमीकोलन इज़ नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। वो कहता है कि जब आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं तो उसके लास्ट में सेमीकोलन नहीं आता। इसकी वजह लिखने की ये है कि सी स्टेटमेंट का सिंटैक्स है कि हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन आता है, लेकिन इसलिए उसने यहाँ पर स्पेशली ये बात बताई है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आप जब लिखेंगे तो उसके लास्ट में सेमीकोलन नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 5 देखें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल। हैश सिंबल से इनको स्टार्ट किया जाता है। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इज़ यूज टू इन सी टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। अब इसका असल मकसद है क्या? देखिए हमने ये बात की थी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम है एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले इंस्ट्रक्शंस देना। अब वो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आखिरी पॉइंट में वो बात कर रहा है। इंस्ट्रक्शन ये होती है कि हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दे। ये एक इंस्ट्रक्शन है जो कंपाइलर को दी जाती है असल प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। तो हम अपनी ज़रूरत की जितनी भी हेडर फाइल्स हैं वो असल प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा लेते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड क्यों करवाया जाता है। आखिर इन हेडर फाइल्स में ऐसी क्या चीज़ है जो हमें एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले इन हेडर फाइल्स को
अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाना पड़ता है। हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स। हमने कल वाले लेक्चर में एक बात पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक किया जाता है। अब ये जो लाइब्रेरी फाइल्स हमने अपने प्रोग्राम के साथ लिंक की थी, असल में ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ही हेडर फाइल्स हैं। इन हेडर फाइल्स में डिफरेंट किस्म के बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। ये पहले से बने बनाए हमें सी लैंग्वेज की तरफ से दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये हमें बने बनाए ना दिए जाते तो हमें ये ख़ुद लिखने पड़ते। तो प्रोग्रामर की हेल्प करने के लिए ये तमाम फंक्शंस बना दिए गए, क्योंकि हर प्रोग्राम में इन फंक्शंस ने इस्तेमाल होना ही होता है। तो इन फंक्शंस को पहले से बना के रख दिया गया और इनको हेडर फाइल्स में रख दिया गया। अब अगर आपने उन फंक्शंस को इस्तेमाल करना है तो उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा लें और फिर उस हेडर फाइल में मौजूद तमाम फंक्शंस आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उस हेडर फाइल को आपने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना है। ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी जब हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। आप 2-3 लेक्चर्स और आगे जाएंगे तो आपको ये बातें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी जब हम इनको यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखें, देयर आर मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन इन द प्रोग्राम। किसी भी हेडर फाइल के अंदर मौजूद फंक्शंस को आप उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपने उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करवाया। वो कहता है कि अगर आपने किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले उस फंक्शन की हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना लाजमी होगा। कुछ हेडर फाइल्स की एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। 3 हेडर फाइल्स हमने यहाँ पे, वैसे तो बहुत सी हेडर फाइल्स हैं लेकिन 3 हेडर फाइल्स हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। पहली हेडर फाइल जो अभी आप पहले भी देख चुके हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, stdio.h इसका फुल फॉर्म बनता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। std का मतलब है स्टैंडर्ड, i का मतलब है इनपुट, o का मतलब है आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसी तरह से दूसरी है कोनियो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कोनियो पढ़ते हैं लेकिन इसे कहते हैं कंसोल, con से कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। और लास्ट में है मैथ डॉट एच। देखें इंक्लूड के ज़रिए क्या किया गया, हमने कहा इंक्लूड stdio.h मतलब इंक्लूड कर दे इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ। दूसरी में कहा गया, दूसरी इंस्ट्रक्शन है इंक्लूड। अभी मैंने आपको बताया कि इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इंक्लूड conio.h मतलब conio.h एक हेडर फाइल है, उसको हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दे। इसी तरह से इंक्लूड math.h के math.h एक फ़ाइल है, उसको इंक्लूड कर दे हमारे प्रोग्राम के साथ। ये डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर हमने फॉर एग्जांपल math.h में मौजूद जितने भी फंक्शंस हैं, अगर हम उनमें से किसी फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपको math.h को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये अभी हमने फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर किया है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज़ होते हैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाने के लिए, इसलिए हेडर फाइल्स को भी हमने साथ में देख लिया। दूसरे पॉइंट में हमने देखा था मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। लेकिन मेन फंक्शन असल में वो एरिया है जहाँ पर आपके प्रोग्राम की असल एग्जीक्यूशन होती है। अभी तक हमने जो बात की है ना, वो असल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले की बात की है कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया जाता है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन अब हम अपने असल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की तरफ आ रहे हैं। तो मेन फंक्शन वो एरिया है जहाँ पर आपके प्रोग्राम की असल एग्जीक्यूशन होती है। दूसरा पॉइंट देखें, व्हेन द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल एंटर्स इन मेन फंक्शन एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट। वो कहता है कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो मेन फंक्शन के अंदर आ जाता है और उस फंक्शन के अंदर मौजूद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। मेन फंक्शन के बाद आती है प्रोग्राम की बॉडी। लेकिन जब हम मेन फंक्शन लिखते हैं तो उसके बाद करली ब्रेसेस को स्टार्ट करते हैं, उसमें अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसके बाद करली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं। वो जो करली ब्रेसेस का क्या स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो असल में प्रोग्राम की बॉडी होती है और उसमें सी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। तो इसको हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज़ एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। देखें स्टेटमेंट्स क्या हैं।
असल में वो इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स की बात की जा रही है। तो स्टेटमेंट्स असल में इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम लिखते हैं कोई भी काम करने के लिए। द स्टेटमेंट आर रिटन इन करली ब्रैकेट्स, स्टेटमेंट्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। कंप्यूटर परफॉर्म्स दीज इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस इन विच दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन, और कंप्यूटर जो है तमाम इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन तरतीब के साथ एग्जीक्यूट करता रहता है। ईच स्टेटमेंट इज़ इन सी इज़ टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, और ये बात कि सी लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन आता है ताकि कंपाइलर को इस बात का पता लग जाए कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट एंड हो गई है और सेमीकोलन के बाद अगली स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। जिस तरह से हमने कल बात की थी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मतलब सिंटैक्स कहा जाता है। जो मैंने सिंटैक्स की बात की थी कि सिंटैक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका। तो सी लैंग्वेज में भी बहुत से तरीके हैं लिखने के, सेमीकोलन डालना है, लोअर केस में लिखना है, अपर केस में लिखना है। तो ऐसी कोई भी मिस्टेक आप करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है, ये हम देखते हैं। देखें, ये हमने अभी जो तीनों पॉइंट्स पढ़े हैं उन्हीं पॉइंट्स के हवाले से ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसका काम सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, एक हेडर फाइल को इंक्लूड करवाया, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए। इंक्लूड क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कंपाइलर को कि ये जो हेडर फाइल है stdio.h इसको हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बना दे या उसमें इंक्लूड कर दे। ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है इसको हमने यहाँ पर क्यों इंक्लूड करवाया, क्योंकि हम नीचे प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रिंट एफ का फंक्शन उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फ़ाइल को हम इंक्लूड नहीं करवाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फ़ाइल में ही तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्रिंट एफ क्या काम करेगा। इस तरह से और भी बेतहाशा फंक्शंस हैं, हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो जिन जिन फंक्शंस को आपने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना होगा तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल्स को आपने इंक्लूड करवाना होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रिंट एफ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को ही यूज़ किया है। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट हो गया मेन फंक्शन, जो कि हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था। मेन फंक्शन के बाद लिखने के बाद करली ब्रेसेस को स्टार्ट किया, फिर हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी प्रिंट एफ पाकिस्तान और फिर करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। ये प्रोग्राम अभी हम कंपाइलर पर बना के भी देखेंगे, इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह से आउटपुट शो करेगा। तो यहाँ तक आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम कंपाइल करके दिखाता हूँ कि असल में ये किस तरह से आपने लिखना है और किस तरह से ये कंपाइल होगा। ये देखें, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये कंपाइलर है, इसका नाम है डेव C++। आपकी बुक में टर्बो C++ है, लेकिन आप डेव C++ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में डेव C++ ज़्यादा बेहतर है। आप इसी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये मैंने पहले से एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, आप इसको खुद टाइप करेंगे। देखें, इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले एक हेडर फाइल, इस हेडर फाइल का नाम है हैश इंक्लूड, हमने इसको इंक्लूड किया और हेडर फाइल का नाम है stdio.h। देखें, ये हेडर फाइल है, मैं इस हेडर फाइल को इंक्लूड करवा रहा हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। दूसरे नंबर पे एक और हेडर फाइल है, हालांकि इस हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं है हमारे प्रोग्राम में इस टाइम, लेकिन फिर भी इस हेडर फाइल को मैंने यहाँ लिख दिया आपको समझाने के लिए। इंक्लूड करवाया एक हेडर फाइल को, हेडर फाइल का नाम है conio.h। conio.h के हवाले से अभी कोई फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन इसको वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद ये दो हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाने के बाद मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन के बाद करली ब्रेसेस, फिर मैंने ये स्टेटमेंट लिखी पाकिस्तान और फिर मैंने ये ब्रैकेट लगाई। अच्छा, ये जो कोड आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये सोर्स कोड है जो मैंने सी लैंग्वेज के अंदर लिखा है। अब इस कोड को हमने कंपाइल करना है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करना है। फ़िलहाल हम बात करते हैं कि हमने जो स्टेप्स पढ़े थे कि सी प्रोग्राम को बनाने के स्टेप्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हमने स्टेप पढ़ा था क्रिएट करना, फिर उसको सेव करना, फिर उसको कंपाइल करना, फिर लिंक करना, फिर लोडिंग था, फिर एग्जीक्यूशन था। तो इस टाइम हमने पहला स्टेप अपना कंप्लीट किया है, क्रिएट करना। देखिए, हमने इसको क्रिएट कर लिया। दूसरा पॉइंट था सेव करना, Ctrl+S का बटन दबाएंगे तो ये आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। आप उसको उसका नाम देंगे। देखें, ये एक फ़ाइल में मैंने इस प्रोग्राम को सेव भी किया हुआ है पहले से ही, Ctrl+S का बटन दबा के सेव किया हुआ है। इस फाइल का नाम मैंने रखा है 8.11। आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, लेकिन आप आगे देखें इसकी जो टाइप है वो क्या है, C++ सोर्स फाइल। C++ सोर्स फाइल मतलब ये सोर्स फाइल है
अब इसका अगर मैं पूरा नाम आपको फ़ाइल का बताऊँ तो इस फाइल का पूरा नाम क्या होगा, 8.11.c, क्योंकि .c इसकी एक्सटेंशन है और ये एक सोर्स फाइल है। तो ये सोर्स फाइल हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, आपके सामने फोल्डर में ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, फिर देखते हैं कि उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी, एग्जीक्यूशन फाइल क्रिएट होगी और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखें सबसे ऊपर मेन्यू में आप देखें एग्जीक्यूट का बटन है, आपने इस एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करना है और कंपाइल पे क्लिक करना है। ये देखें कंपाइलेशन हो रही है, आप नीचे देख सकते हैं कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई है और इसने यहाँ बताया है कि हमारे पास जो एरर्स हैं वो ज़ीरो हैं, मतलब हमारा प्रोग्राम इस टाइम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ज़ीरो एरर्स हैं। तो अब इसका मतलब ये कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, पहले हमने इसको कंपाइल किया था, अब हम इसको रन करेंगे, रन करते हैं, इसका रिज़ल्ट हमारे सामने शो हो जाएगा। ये देखें ब्लैक स्क्रीन के ऊपर सबसे टॉप के ऊपर देखें लिखा हुआ है पाकिस्तान, उसके नीचे जो कुछ लिखा हुआ है इसको इग्नोर करें, आपने सिर्फ ये डॉटेड लाइन के ऊपर देखना है, आपकी आउटपुट आ रही है पाकिस्तान। हमने प्रोग्राम ही ये बनाया था कि प्रिंट एफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करते, तो उसमें पाकिस्तान को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। अब हम देखेंगे जहाँ पर हमने ये प्रोग्राम बनाया, देखें यहाँ पर एक दूसरी फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई है। पहली फाइल तो ये थी 8.11 सोर्स फाइल, दूसरी फाइल 8.11 के नाम से ऑटोमेटिक क्रिएट होगी और ये एग्जीक्यूशन फाइल है जो क्रिएट हुई है। अच्छा, इसमें एक सवाल है जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि हमने 3 फाइल्स का जिक्र किया था, एक फ़ाइल का जिक्र किया था सोर्स फाइल, एक जिक्र किया था ऑब्जेक्ट फाइल और एक जिक्र किया था एग्जीक्यूशन फाइल, लेकिन यहाँ पर तो 2 फाइल्स हैं। तो ऑब्जेक्ट फाइल ख़त्म हो चुकी है। देखें सोर्स, सबसे पहले हम जब अपना सोर्स कोड लिखते हैं ना तो उसको हम सेव कर देते हैं एज अ सोर्स फाइल, ये जो फर्स्ट नंबर पे आपकी फ़ाइल पड़ी है ये सोर्स फाइल है। उसके बाद जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है और उसके बाद ऑटोमेटिकली देखें उसके बाद लिंकिंग और लोडिंग ऑटोमेटिक होती है, हमने लिंकिंग और लोडिंग का बटन नहीं दबाना होता, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम कंपाइल करने का बटन दबाएँ। यहाँ से देखें सॉफ्टवेयर में हमने सिर्फ यहाँ पर जाना है और कंपाइल का बटन दबाना है, कंपाइलेशन और लिंकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। और लिंकिंग होने के बाद आपको पता है कि ऑब्जेक्ट फ़ाइल ख़त्म हो जाती है और ऑब्जेक्ट फ़ाइल के साथ जब लाइब्रेरी फ़ाइल्स को इंक्लूड कर दिया जाता है तो फिर एग्जीक्यूशन फ़ाइल बन जाती है। तो आपके सामने एट द एंड 2 फाइल्स होंगी, एक सोर्स फाइल जो आपने बनाई थी और आखिरी फ़ाइल जो आपकी एग्जीक्यूशन फ़ाइल होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ़ाइल टेम्परेरी तौर पे होती है, जब उसके साथ लाइब्रेरी फ़ाइल्स को लिंक कर दिया जाता है तो एग्जीक्यूशन फ़ाइल बन जाती है। अब ये लास्ट वाली जो आप देखें ये आपकी एग्जीक्यूशन फ़ाइल है, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी आप देख सकते हैं। ये देखें, इसको हम प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, ये देखें यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन लिखी हुई है टाइप ऑफ फाइल एप्लीकेशन .exe मतलब ये एग्जीक्यूशन फाइल है आपकी। तो यहाँ तक बेटा आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है। हम मज़ीद प्रोग्राम्स आगे बनाएंगे ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। थोड़ी सी आपके लिए ये न्यू चीज़ें हैं, समझने में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन ये है कि 2-4 लेक्चर्स मज़ीद और हम कुछ प्रोग्राम्स वगैरह बनाएंगे, हेडर फाइल्स को देखेंगे कि कौन सी हेडर फाइल कहाँ पर किस प्रोग्राम में किस यूज़ करनी है। फ़िलहाल आप सिर्फ एक हेडर फाइल को ही याद रखें stdio.h, क्योंकि अभी तक आपने प्रिंट एफ का फंक्शन या इस तरह के कुछ सिंपल फंक्शंस अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करने हैं, तो आपके लिए अभी एक ही हेडर फाइल है। तो बाकी हेडर फाइल्स का जो भी काम होगा वो हम नेक्स्ट देखते रहेंगे। तो यहाँ तक बेटा आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जज़ाक